हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी हम यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, थर्ड हम सोशल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, फोर्थ इकोनॉमिक कंपोनेंट्स एंड लास्ट इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन जिन भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, वो हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़। मतलब हमें इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनका लाभ उठा सके। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले है द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब एक ह्यूमन बीइंग की सबसे बेसिक नीड क्या होती है। सबसे पहले एक इंसान को अच्छा घर चाहिए रहने के लिए, खाना चाहिए, जॉब चाहिए जिससे उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। सेकंड, हम लिमिट्स टू डेवलपमेंट, मतलब हमारे जो डेवलपमेंट की लिमिट्स हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, पर हमारी जो नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो हमें अपनी नीड्स को भी फुलफ़िल करना है, पर ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंपोनेंट्स देखो, सबसे पहले 3 पिलर्स होते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सबसे पहले सोसाइटी, फिर इकोनॉमी और फिर इन्वायरमेंट। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द बेसिक आइडिया इज़ द इंटर रिलेशन अमंग द पीपल, हैबिटेट एंड इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, हर चीज़ से कनेक्शन होता है। जैसे लोगों का इकोनॉमिक से भी कनेक्शन है, इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा चाहिए उनको, इन्वायरमेंट का भी, इन सब चीज़ों का इंटर रिलेशनशिप है। ये सब चीज़ एक दूसरे पे निर्भर है। लोग इन्वायरमेंट पे निर्भर है, जैसे जो लोग फार्मिंग करते हैं, मतलब खेती करते हैं, वो लोग इन्वायरमेंट पे डिपेंड है कि बारिश हो तो हमारी खेती अच्छी हो, ये सब चीज़ें। एक हेल्दी बायोस्फीयर कब होता है, जिसमें गरीबी कम हो, रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे हों, और जो डिसीज़ेज़ हैं, मतलब जो बीमारियां हैं वो कम से कम हों। अब हम 4 डोमेन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेंगे। सबसे पहले सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। सबसे पहले सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन में बताया है कि हमारी जो पॉवर्टी है वो कम हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो हमारे शहर हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी लाएं, क्योंकि ज़्यादातर शहरी लोग जो होते हैं वो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब करते हैं, मतलब उनका इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं जितनी ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कैसे हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज भी करेंगे और बचाएंगे भी। ये कुछ स्कीम्स हमें चलानी चाहिए ऐसे कि जिससे हमारे रिसोर्सेज सेव भी हों और उनको हम अच्छी तरह यूज़ भी कर लें। फिर है कुछ मेजर ग्रुप्स होते हैं जिनके बीच में, मतलब जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, तो हमें कुछ ऐसे लोगों की सहायता लेनी चाहिए जिससे कि हम अपने जो प्रोग्राम्स चलाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, मतलब अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। ठीक है। और फिर हमें ये देखना है कि हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कि कैसे हम क्या स्कीम चलाएं कि जिसकी वजह से क्या है कि जो प्रोग्राम्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अब हम पढ़ेंगे सोशल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द सोशल कंपोनेंट्स इंक्लूड द सोशल एज वेल एज ह्यूमन एलिमेंट नीड्स टू अचीव सस्टेनेबिलिटी। सोशल कंपोनेंट्स क्या होता है, जैसे कि हमें पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। ठीक है। हमारे जो समाज है उसमें हमारे जो रिलेशनशिप है वो कैसे हैं, उसका नेचर पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ताकि हम एक दूसरे से हेल्प ले लें, पर हम नेचर से हेल्प लेके उनको ख़राब ना करें। इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी अमृता सेन है उनने 4 डायमेंशन बताई हैं सोशल स्टेबिलिटी को लेके। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, इट कंप्राइज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग। क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे पहले हमारी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है। एक घर होना चाहिए अच्छा, खाने के लिए खाना होना चाहिए, एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, और कुछ ऐसे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जिससे हमें जॉब मिल सके। मतलब लोग अवेयर ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कैसे। तो वो क्या करते हैं, जितना उनको पता होता है वो सिर्फ उतना ही करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस तो है नहीं हमारे पास। हमारे देश में ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, जो कि लोगों को पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
वरना तो लोग क्या करेंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ही ख़राब करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्टली रेफर टू द वेलबींग, मतलब एक जो हमारी जो लाइफ है वो डायरेक्टली एक सोसाइटी पे ही डिपेंड है। फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट इज़ कंसिडर्ड एज फ्रीडम। डेवलपमेंट सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो हमें अपना जो दिमाग है उसको ठीक करना है, मतलब सोचने की पावर को, ताकि जिससे हम रिसोर्सेज है वो बचाएं, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें। उसके बाद है हमारे पर्सनल डिफरेंसेस। डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे डिफरेंट इंडिविजुअल मतलब अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं उनकी एज अलग होती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो एक दूसरे को यूनिक बनाता है, मतलब डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एंड देन इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी, द नीड ऑफ इंडिविजुअल वेरी ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट जो होता है उसकी वजह से लोगों की जो नीड्स है वो चेंज होती रहती है। जैसे हमारी कोल्ड वेदर है, मतलब ठंडे सर्दियों में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नीड्स चेंज होती हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। फिर गर्मियों में अलग, और रेनफॉल मतलब बारिश के मौसम में अलग नीड्स होती हैं हमारी। आफ्टर दैट सोशल क्लाइमेट, क्राइम, वायलेंस, एजुकेशनल फैसिलिटी, कम्युनिटी रिलेशनशिप एंड पब्लिक फैसिलिटी इफेक्ट द लेवल ऑफ सोशल कम्युनिटी, मतलब जैसे जो क्राइम होते हैं, वायलेंस, अत्याचार होता है लोगों पे, उस पर भी हमारी सोशल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। रिलेशनशिप एक्सेप्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेशनशिप विच आर बेस्ड ऑन कल्चर। देखो इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम अपना कल्चर भूल जाते हैं, अपने कस्टम्स भूल जाते हैं, हम अपने नॉर्म्स भूल जाते हैं। तो ये हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी हर चीज़ को एक सही तरीके से यूज़ करना है। अपने नॉर्म्स को भी अच्छी तरह, हमें अपने नॉर्म्स भी फॉलो करने हैं, हमें अपने कल्चर भी फॉलो करना है, हमें कोई भी चीज़ नहीं करनी जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। आफ्टर दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, देखो जो इनकम, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ज़्यादातर यही देखते हैं कि भाई इसकी इनकम कितनी है, ठीक है। द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ फैमिली इफेक्ट द वेलबींग और द फ्रीडम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। सबसे पहले इनकम जो होती है उसकी वजह से ही क्या होता है कि जो लोगों को फ्रीडम मिलती है, जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, कोई भी एजुकेशन ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। जिन लोगों के पास कम पैसे हैं तो वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते, उनको डिसीज़ हो गई तो भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में का ही फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ये सब इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ रेज्ड द लेवल ऑफ इंडिकेटर्स फॉर्मुलेटेड टू मेजर द सस्टेनेबिलिटी। देखो इक्वालिटी, सबसे पहले समाज में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पता हो कि हाँ भाई हम सब इक्वल हैं, किसी को ये फील ना हो कि वो गरीब है या हम अमीर हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। देखो नेशन मस्ट डिटरमाइन सॉल्यूशन टू रिड्यूस द इम्बैलेंस अमंग डाइवर्स ग्रुप, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अनइक्वालिटी है हमारे देश में, हम सबको पता है ये बात, तो हमें कुछ ऐसी स्कीमें चलानी चाहिए जिससे कि क्या है कि इक्वालिटी आए। देखो बहुत सारे जो देश हैं उनमें तो नहीं है, पर हमारे इंडिया ने कुछ ऐसी प्रोग्राम्स चलाए हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया हैज़ अ रिजर्वेशन कोटा सिस्टम, मतलब इंडिया में रिजर्वेशन कोटा सिस्टम है। जैसे जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनके लिए रिजर्वेशन है कि वो फ्री में स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो हमारे बराबर आ सकते हैं अगर वो आना चाहें तो, ठीक है। विच मेक प्रोविज़न टू एजुकेट द डिसएडवांटेज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दैट। ये इंडिया में ये प्रोग्राम क्यों चलाए हैं, ताकि वो जो लोग हैं उनके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या है अपनी अच्छा, उनके लिए एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा प्रोवाइड किया है, तो वो उस एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा उठा के और अपॉर्चुनिटी ले सके, मतलब एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम करने की अपॉर्चुनिटी वो ले सके। सोशल इक्वालिटी, देखो सोशल इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स दैट सोसाइटी वर्क टूवर्ड्स द वेलबींग। अगर सोशल इक्वालिटी होगी जब भी लोग ध्यान देंगे, मतलब अपनी ज़िंदगियों से हटके ही तो लोग ध्यान देंगे ना कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे बचाना है, कैसे क्या करना है, क्या स्कीमें आ रही हैं। अगर हम इसी में लगे रहेंगे, ये अमीर है ये गरीब है, तो हम अपने इन्वायरमेंट को ही नुकसान पहुंचाएंगे, उससे अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल सबको ही इक्वालिटी चाहिए। तो क्या होता है कि हमारी जो सोशल इक्वालिटी होती है वो हमारे अच्छे बिहेवियर पे भी डिपेंड करती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ पीपल गेट रजिस्टर्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द गवर्नमेंट, अगर जैसे लोग हैं उनको अब अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है सरकार के द्वारा, या फिर जैसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ के उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी स्कीम के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो पेड़ क्यों काटेंगे, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को बर्बाद करेंगे, जब उनको पता है कि उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल एक अच्छा जी सकें। आफ्टर दैट डेमोक्रेसी, सबसे इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना, ताकि जो गवर्नमेंट है उसके पास एक तो पावर हो कि भाई वो बहुत सारी स्कीमें चला रही है और उन स्कीमों को कैसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है, मतलब कैसे हम आम पब्लिक तक पहुंचाना है। देखो, द प्रोग्राम मेड बाय द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट बजट। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने स्कीमें तो चला दी, ठीक है, पर उनके पास बजट ही नहीं है कुछ करने का, तो कैसे वो स्कीमें आगे तक पहुंचेंगी। तो इसलिए उनके पास एक बजट होना चाहिए कि भाई ये स्कीम ऐसे चलेगी, इसका इतना बजट है, जब भी हम आगे कुछ कर सकते हैं। आफ्टर दैट इकोनॉमिक कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ कम एट अ वेरी हाई कॉस्ट। मतलब देखो, अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। इसका मतलब है इकोनॉमिक कंपोनेंट होता है कि जो हमें अपना डेवलपमेंट भी करना है और इकोनॉमिक सिस्टम को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे हम क्या करते हैं कि भाई पेड़ काट दिए, ये कर दिया, पानी वेस्ट कर दिया, अपना कल्चर नहीं फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल नहीं फॉलो करेंगे। क्यों? ये सब भी बहुत ज़रूरी है। जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं हमें उसको फॉलो करना ही करना चाहिए, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी को भी मेंटेन रखना चाहिए और हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड हैं। अगर अच्छी हवा नहीं होगी तो क्या होगा, हमें हेल्थ प्रॉब्लम होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी खेती नहीं होगी, अच्छी सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमें हेल्थ इश्यूज़, उसके लिए भी हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। अच्छी बारिश चाहिए, हमें अच्छी धूप भी चाहिए, हमें हर चीज़ इन्वायरमेंट से चाहिए, हम उसी पे डिपेंड करते हैं ओवरऑल। अब तो ज़्यादातर क्या हो गया है कि जो लोग हैं वो अवेयर हो गए हैं कि भाई हमें ये यूज़ नहीं करना, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट अभी भी 90% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं कि ऐसे तो करना ही करना है। अब देखो इसमें इंडस्ट्रीज़ का क्या रोल आता है। जैसे क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अपना वेस्ट कहाँ रिलीज़ करें, मतलब उनकी जो इंडस्ट्रीज़ से कुछ भी निकलता है, जैसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं या कोई भी वेस्ट निकलता है, तो वो क्या करते हैं नदियों में बहा देते हैं उसको, जिसकी वजह से क्या होता है पानी भी ख़राब होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे ज़्यादा तो इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले हमें सबसे उनको सही करना है, मतलब उनका जो पॉल्यूशन है या जो भी वेस्ट है उसको अच्छी तरह से कि भाई तुम यहाँ उसको डिस्पोज़ करो, ताकि ना तो पानी ख़राब हो ना हवा ख़राब हो। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। एन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द कंडीशन ऑफ मेंटेनिंग मेनरेबल लेवल। मतलब कि जो हमारी डिमांड्स है उसी, मान लो हमारी अगर हाई डिमांड्स है तो हमें गुड्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो जल्दी में कोई भी चीज़ होगी तो किसी ना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचेगा ही। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपनी डिमांड्स इतनी भी हाई नहीं कर देनी है किसी चीज़ को कि वो फिर हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करके हमारे लिए वो गुड्स बनाए जाएं। देखो, ह्यूमन वेलफेयर इंक्लूड्स एडुकेट एक्सेस टू फूड क्लोथिंग। मतलब एक ह्यूमन वेलफेयर में क्या आता है कि भाई उनके पास अच्छा खाना होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, एक अच्छा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात की जाती है रेन्यूएबल रिसोर्सेज की और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो सबसे पहले हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, मतलब कि वो हमारे इन्वायरमेंट में डिस्पोज होने की उनको ज़रूरत नहीं है, हम उनका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत सारे गुड्स हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल बताया है। देखो जैसे क्या होता है कि हम फैक्ट्रियाँ या फिर घर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो खेत वाली ज़मीन होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। देखो वो लोगों के लिए तो अच्छा है, पर इन्वायरमेंट को तो वो हार्म पहुंचा रहा है ना। पर हम क्या करें, हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब दोबारा से हम उनका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी। गवर्नमेंट को ये 3 चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले मोरल इम्पेरेटिव्स, पब्लिक डिसीजन मेकिंग, फॉर्मेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि सर्कुलर इकोनॉमिक में 3 R होते हैं, ठीक है, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो हम गुड्स बनाते हैं वो हम ऐसे गुड्स बनाते हैं कि वो जो दोबारा से यूज़ हो सके। ये 3R वाला सिस्टम याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है पेपर में, मतलब आएगा ही। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल ऑफ 3Rs आर ड्रॉपिंग, मतलब कि जैसे हम अपने कपड़े हैं, मान लो हमने पहने, कुछ टाइम बाद हमने फेंक दिए, हम उनको दोबारा से रीयूज़ ही करते हैं। तो हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर देंगे, मतलब दोबारा से डिज़ाइन कर देंगे या उस कपड़े पे कोई और डिज़ाइन बना देंगे, थोड़ा फैब्रिक को हम डाई करवा देंगे, ऐसे करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। ऐसे ही एक और एग्जांपल है फ़ोन कवर का, मतलब फ़ोन कवर नहीं, मोबाइल फ़ोन का। हम क्या करते हैं, जब हमारा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है तो हम उसको बेच देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी वर्केबल पार्ट हैं उनको दोबारा से सही करके वो दोबारा से फ़ोन में यूज़ कर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोर प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आता है पीपल सेंटर्ड, सेकंड है रिस्पॉन्सिव एंड पार्टिसिपेटरी, थर्ड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बताया है कि जो पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, उसको प्राइवेट के साथ भी पार्टनरशिप रखनी चाहिए, जिससे कि अगर हम कोई भी अपना प्लान बनाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो वो जल्दी से जल्दी प्रमोट हो और गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों सेक्टरों को पता हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी अवेयरनेस फैला सके। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हम। देखो, जो हमारा इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, विच इज़ बीइंग डैमेज ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, जो हमारा इन्वायरमेंटल कंपोनेंट है वो ज़्यादा डैमेज क्यों होता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। क्योंकि हम क्या होते हैं, अपनी तो ग्रोथ कर लेते हैं अच्छी तरह, पर हम क्या करते हैं, क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। हम एक्सेस, हर चीज़ का एक्सेस यूज़ करना चाहते हैं कि बस हमें मिल जाए, बाकी हमें फ्यूचर जनरेशन से कोई मतलब नहीं है। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जो फैसिलिटी हमने ली है उससे भी अच्छी फैसिलिटी हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को दें। ये हमारा एक मेन मोटिव होना चाहिए। देखो, जैसे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल बसेस, वो बसेस है, उसमें सब लोग जा सकते हैं, पर हम फिर भी क्या करते हैं, गाड़ी लेंगे, बाइक लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। उससे क्या होता है, जो हमारा पेट्रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ही होता है, ठीक है। और ये देखो, जैसे कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस है, ये सिर्फ कुछ ही लिमिट तक हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर आगे हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं लास्ट में। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोगैस एंड एनर्जी, मतलब हमें बायोमास का और एनर्जी का एक थोड़ा साधारण, मतलब कि बहुत ही देख के यूज़ करना है, क्योंकि आफ्टर अ टाइम वो ख़त्म हो जाएगी। चेंजिंग द अनस्टेबिलिटी पैटर्न ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। देखो, हम कोई भी चीज़ की डिमांड करेंगे तो ऑफकोर्स मार्केट में तो वो आएगी, तो हमें ध्यान रखना है कि इतनी ही डिमांड करनी है ताकि जो हम बना सके वो भी ईजिली, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मूविंग टूवर्ड्स क्लीनर प्रोडक्शन एंड इको इफ़िशेंसी, मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ें ही यूज़ करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज बेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, मतलब इसमें यही बताया गया है कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के थ्रू। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा पहले, अगर वो फिज़िकली ही ठीक नहीं होगा तो वो आगे काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमें अपने फिज़िकल पे ध्यान देना चाहिए, मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मीनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अपग्रेडेशन, मतलब हमें हर चीज़ को अपग्रेड करना चाहिए, जैसे नई नई स्कीम्स लानी चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन ग्रुप्स में फैलानी है, जैसे वुमेन्स हैं, NGOs हैं, ताकि ये लोग जल्दी से जल्दी ये सारी स्कीम सबको पता हो और जो सब लोग हैं वो
इसको अप्लाई कर सकें, कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।